सही है। अच्छा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने होंगे कि जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, एनी आइडिया? जिसमें रिलीज होती है एनर्जी टू द सराउंडिंग। एनर्जी रिलीज होती है। एग्जांपल किसी कोई रिएक्शन बता सकते हो इसमें रिलीज होती है? हैं? कोई एग्जांपल बता सकते हो? अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि थर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग से। सबसे आसान एग्जांपल तो बेटा आपके पास जैसे कंबशन रिएक्शन आप सिंपल बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है, उसमें आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कौन सा आ जाता है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन नॉर्मली क्यों, क्योंकि उसको हम अपने घरों में नॉर्मली होता हुआ देख रहे होते हैं ना। यानी आप नॉर्मल अगर कोल भी अपना जला रहे हैं, नॉर्मल घर पे चूल्हा जला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कंबशन रिएक्शन हो रहा है। तो कंबशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये थर्मल एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यही होता है ना आपके पास। सही। थर्मल एनर्जी जो है आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है उससे ट्रांसफर हो रही है टू द सराउंडिंग, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किचन में अगर काम कर रहे होते हैं हम, तो कुकिंग कर रहे होते हैं, तो यही होता है कि सराउंडिंग में आपके जो कमरे होते हैं, जो जगह होती है वो भी गर्म हो जाती है, उसका भी टेम्परेचर राइज हो जाता है, ड्यू टू दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो आपका कंबशन रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम इसके सिंपली हम डिफाइन कैसे करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, कि आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसके अंदर आपकी थर्मल एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में एक तो ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से व्हाट इज द इफेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सराउंडिंग। सही है बेटा, इसमें हम इसकी सही। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक समझ में आ जाता था, एंडोथर्मिक बिल्कुल उसका रिवर्स है, आसानी से समझ में आ जाता है, मुश्किल नहीं। तो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन transfers thermal energy in surroundings within the temperature of the surrounding। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे कंबशन ऑफ मीथेन। जब हम मीथेन की कंबशन करते हैं CH2 और ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस कर ले तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा। मीथेन भी आपका गैसेस फॉर्म में, ज्यादातर जो आपके स्टोव वगैरह में बता रही होती है वो आपकी मीथेन गैस है, और सराउंडिंग में ऑक्सीजन आपके पास गैसेस फॉर्म में मौजूद होती है, आपस में रिएक्शन कहते हैं, इसको हम कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है बेटा, सही। इसके साथ मतलब ये भी ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक और भी रिएक्शन जो उनके इसके साथ साथ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये किसके लिए होता है बेटा, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, ठीक है ना, इसमें कंप्लीटली मीथेन जो है वो किसमें चेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन है मीथेन का जो मैं लिख रही हूँ वो इनकम्प्लीट कंबशन, इसलिए लिखवा रही हूँ कि इनकम्प्लीट कंबशन के आपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स पढ़े थे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तुमने, मुझे याद आ रहा है लास्ट चैप्टर तुमने मुझसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा था, सही है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आपकी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है। और ये इनकम्प्लीट कंबशन मोस्टली आपके पास बेटा कहाँ होती है, जो आपके कार इंजन होते हैं उसमें, या आपकी जो इंडस्ट्रीज में आपके फर्नेसेस होते हैं ना वहां पर होती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट्स पढ़े थे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके पास टॉक्सिक गैस है, ठीक है। और अगर आप इसको इनहेल कर रहे हैं तो बेसिकली पॉइजन का काम कर रही होगी आपकी बॉडी के अंदर, और वो है ऐसी टॉक्सिक गैस की जिससे आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि यू आर इनहेलिंग बिकॉज इट इज ओडरलेस, इट इज कलरलेस, तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप उसको इनहेल कर रहे हैं साथ में, ठीक है। और ये फिर जाके आपके हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह खुद ही ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, खुद उसकी जगह ले लेती है। इस तरह आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है ब्लड सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो मतलब इतनी ज्यादा सही। हार्मफुल डेथ जो है उसकी, ऐसा अगर एक मतलब क्वांटिटी आपने इसकी इनहेल करी तो उसके बाद जो है नॉर्मल पर्सन की डेथ हो सकती है विदाउट नोइंग कि हम जो है वो इनहेल करने जा रहे हैं। राइट। और ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है बेटा, ये इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभार आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन के 2-3 केमिकल रिएक्शन है। एक जो आपके पास बेटा इनकम्प्लीट कंबशन पे उसके अंदर कार्बन पार्टिकुलेट्स भी होते हैं, अगर तुम्हें याद हो, है दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मल है, दोनों में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। यानी अगर आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है तो इसके साथ साथ थर्मल एनर्जी भी रिलीज होगी। अब ये डेल्टा एच क्या है मैं भी बता दूंगी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑल्सो रिलीज बाय दैट, ठीक है ना। इन दोनों रिएक्शन के साथ आउटपुट में आपको मिल रहा है वो थर्मल एनर्जी की जो ऐड हो रही है सराउंडिंग, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा एक और रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वो आप नॉर्मली देख रहे होते हैं कि जब आप कोई चीज ऐसी जला भी रहे होते हैं ना, या कहीं पे आग लग जाती है तो आपको जो काला काला धुआं नजर आता है वो बेसिकली आपको उसमें कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो कंबस्ट नहीं हो रहे हैं, कंबस्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। और वो डायरेक्ट उसके अंदर उसकी जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस है ना उसके साथ उसमें उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे से कार्बन की फॉर्म में, प्योर कार्बन की फॉर्म में मौजूद है, जो स्कैटर्ड होते हैं। और फिर ऑफकोर्स वो कार्बन भी हमारे लिए खतरनाक है, अगर हम उसको भी इनहेल कर रहे हैं तो वो ब्रीथिंग इशूज आ जाते हैं, बहुत सारे और मसले आ जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है बेटा, लंग्स को हमारे इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो चला एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें आपकी टेम्परेचर ट्रांसफर होती है सराउंडिंग में, जिसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ। इसकी बेटा सही। रिएक्शन पाथवे डायग्राम आपकी कैसे बनती है। अच्छा, इसमें दो तरह की हम जो है वो डायग्राम्स पढ़ेंगे, एक हमारी है रिएक्शन पाथवे डायग्राम और एक दूसरी है एनर्जी लेवल डायग्राम। दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी रिएक्शन पाथवे डायग्राम डिस्कस करेंगे। सब जो पुरानी बुक्स थे और बेटा जो पुराने पेपर्स है ना हमारे 2023 के बाद थोड़ा सा सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, उसमें इन डायग्राम्स के जो नाम है ना वो थोड़े चेंज हो गए। पहले ये एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाते थे, जिसको अब ये रिएक्शन पाथवे डायग्राम है, ठीक है। तो इसीलिए अगर पुराने पेपर में एनर्जी लेवल डायग्राम मिले ना तो वो यही चीज है, जो हम रिएक्शन पाथवे डायग्राम समझ आई बात। 2023 से पहले आपको मिलेगा, पहले हम उसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहते थे, अब हम उसको कहते हैं रिएक्शन पाथवे डायग्राम कहते हैं। रिएक्शन पाथवे डायग्राम में उन्होंने समझाया ऐसे, जैसे आपके पास ये तो हो गई एनर्जी, यानी वाई एक्सिस हो गया आपका एनर्जी, वाई एक्सिस जो है वो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ले लेते हैं किलोजूल्स का, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो है वो आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये सब मैं इसलिए लिख रही हूँ कि बेटा इनकी लेबलिंग तक भी एग्जाम्स के अंदर आपके पास आ जाती है, तो अगर लेबलिंग आ जाए तो यू शुड बी एबल टू लेबल इट प्रॉपर्ली, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या कहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जो है ना उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है। रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई, ठीक है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या होता है कि, क्योंकि आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी लॉस होती है पूरा सराउंडिंग। जब एनर्जी लॉस हो रही है तो इसका क्या मतलब है, ये रिएक्शन जो थे जब वो प्रोडक्ट में चेंज हुए तो उनका एनर्जी लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
ठीक है ना। एनर्जी लेवल क्या हुआ, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक्चुअली चेंज हुआ है तो एनर्जी लेवल उनका क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल। क्यों, किस वजह से हुआ, क्योंकि सम ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी दे हैव रिलीज टू द सराउंडिंग। तो अब जो प्रोडक्ट्स जो नए बनेंगे उनका एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स के एनर्जी लेवल से क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ, सही। सही है। अच्छा, रिएक्टेंट्स की जगह पे अगर केमिकल इक्वेशन, अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ करने के आगे भाई आप रिएक्शन पाथवे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एग्जाम, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जगह, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिखा है, वहां पर आप ये रिएक्टेंट्स लिखेंगे और ये प्रोडक्ट्स लिखेंगे। जैसे अगर मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस रिएक्टेंट की जगह पे क्या लिखूंगी, तो मैंने जर्नल ही बना दिया है, मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखूंगी, यानी मेरे पास रिएक्टेंट कौन सा आ गए, था मेरे पास CH4 गैसियस फॉर्म में और प्लस ऑक्सीजन भी, ठीक है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन उसका। और इसी तरीके से अगर मैंने कोई केमिकल इक्वेशन, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, अगर केमिकल इक्वेशन के बिना तो हम, ठीक है। अभी एक और चीज एंथैल्पी चेंज बताना है, वो मैं अभी तुम्हें आगे बताती हूँ, पहले हम सिंपल डेफिनेशन और ये चीजें पढ़ लें, उसके बाद हम चेंज इन एनर्जी पे आता है। ये जो चेंज इन एनर्जी लेवल आता है ना, ये जो आपके पास एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, यानी ऑफकोर्स आपके रिएक्टेंट्स का कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल होगा, होगा भी। और जो हम कह रहे हैं कि हाई एनर्जी, इसी तरीके से प्रोडक्ट्स का भी कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल है। तो बेटा ये जो इन दोनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस है ना, यानी अगर मैं इन दोनों के एनर्जी लेवल्स को माइनस करूँ, ठीक है ना, तो वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, यानी जो दोनों के एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, और उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। और इस चेंज इन एंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा एच से। दैट इज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, ये जो चेंज इन एंथैल्पी है इट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, मतलब ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, ठीक है। अच्छा, इस एंथैल्पी को हम निकालते हैं कैसे बेटा, यानी जो अगर मैं डेल्टा एच को आप कहोगे निकालें तो ये कैसे होती है आपके पास, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसकी वजह से इसका जो साइन आता है ना वो क्या आता है बेटा, नेगेटिव। तो जो साइन आता है वो आपके पास क्या आता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट है दे आर एट लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर एट हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो साइन आता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक में आपका जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, दैट इज नॉट नेगेटिव, इसको हम हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी फॉर इटसेल्फ क्या कहलाती है बेटा, एंथैल्पी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स विद इन अ सब्सटेंस, यानी आपके पास जो रिएक्टेंट्स के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिससे वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उनकी अपनी बॉन्ड एनर्जीज है या उसके जरिए हम उसकी एंथैल्पी को कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है बेटा। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स है, ये भी हम निकालना भी सीखेंगे किस तरीके से हम निकालेंगे इनकी बॉन्ड एनर्जीज को, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, और फिर डायरेक्ट हम फाइनली चेंज इन एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकली हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे अभी आगे तक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो बॉन्ड एनर्जीज है मीथेन के अंदर, इसी तरीके से ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जीज है, इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की क्या आ जाती है, टोटल एंथैल्पी आ जाती है, टोटल एनर्जी आ जाती है। सिमिलरली फिर हम प्रोडक्ट्स की जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं, यानी उनकी जो बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं, आयनिक बॉन्ड बने हैं, जो भी बॉन्ड बने हैं, उनकी जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, उनको जब हम ऐड कर लेते हैं टोटल तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की एनर्जी आ जाती है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर निकालते हैं ना, तो दैट इज हाउ वी गेट द एंथैल्पी। और ये एंथैल्पी एक्सोथर्मिक के केस में ना हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या आती है एक्सोथर्मिक के केस में बेटा, नेगेटिव आती है, सही है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल डेल्टा एच की कोई भी वैल्यू नेगेटिव के साथ लिखी हुई है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि आपके पास ये जो केमिकल रिएक्शन है उन्होंने ये आपको ना बताया हो,
अगर उन्होंने आपको ये नहीं बताया हो क्या कहना है, ये चीज क्या मैं आपको बताई थी कि अगर आपको उन्होंने ये नहीं बताया हो कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर डेल्टा एच के साथ नेगेटिव का साइन लगा तो आपको उसको देख के पहचान जाएंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर डेल्टा एच के साथ पॉजिटिव का साइन है तो एंडोथर्मिक। ठीक है ना, तो ये आपके पास डिफरेंसेस होते हैं एक्सोथर्मिक के अंदर। एंडोथर्मिक के कभी डिफरेंसेस आ जाए तो आप बता सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, जिसकी वजह से द टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस। एज वेल एज जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसमें जो एंडोथर्मिक होता है उसमें डेल्टा एच हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई? जी मैम। ठीक है, तो हम इंथैल्पी सिंपल जो आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसी को ही बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, उसकी इंथैल्पी कह रहे होते हैं। अच्छा, एक मिनट जरा बेटा रुकोगे, एक काम है मुझे, एक मिनट। हेलो मिस। हेलो, ठीक है। हाँ, इसमें पूछना समझ में आ गया ना कि सब? जी मिस। अब दूसरा फिर हम एंडोथर्मिक, फिर उसका बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग पे बढ़ता है, फिर वहीं से फिर मैं तुम्हें एंथैल्पी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वहाँ पे मैं तुम्हें पास करूँ, सही होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगा ना वो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही होगी? अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो एंडोथर्मिक का आपके पास बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी बेसिकली एब्जॉर्ब हो रही होगी, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, आपके सराउंडिंग से किधर आ रही होगी, आपके सिस्टम के अंदर आ रही होगी जहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जिसकी वजह से आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। वो सराउंडिंग से जो है वो थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है, यानी आपकी सराउंडिंग से वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर रहे प्रैक्टिकली, लेकिन अगर लैब में हम दिखाना चाहें ना तो हम लैब के अंदर मैं बच्चों को इसको समझाने के लिए सबसे पहले क्या करवाती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास लैब के अंदर मौजूद होता है। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं और टेम्परेचर चेंज हम थर्मोमीटर उसमें डाल देते हैं, तो थर्मोमीटर में हम देखते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, राइज होता है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम अमोनियम क्लोराइड जो आपका दूसरा सॉल्ट है, ठीक है, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है जो रूम टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है उसका मिक्सचर का टेम्परेचर। इसका रीजन क्या है कि वो जो डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड है इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में वो थर्मल एनर्जी क्या करे, एब्जॉर्ब करे फ्रॉम द सराउंडिंग। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो आपका मिक्सचर का इंक्रीज हो रहा है, स्टीम जब वो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि थर्मल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है बेटा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर आपके मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये जो आप डिसॉल्व करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मिक्सचर का टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो थर्मल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, फ्रॉम द मिक्सचर टू द सराउंडिंग। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करवाएंगे तो उसमें आपके मिक्सचर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग, इसीलिए थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू द मिक्सचर। ठीक है, तो डिसॉल्विंग और अमोनियम क्लोराइड जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये हम नॉर्मली ना लैब के अंदर बहुत इजीली जाके कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? लैब के अंदर हमारे पास दोनों मौजूद है, आपके यस। पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद है, अमोनियम क्लोराइड भी मौजूद है, जिसके तरीके पूछा है ना बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में किस तरह आपकी थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, आपका रिएक्शन का मिक्सचर कहाँ इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके पास क्या बेटा?
और डिक्रीज है। इसके अंदर जो फिर आपके पास एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनती है, वो किस तरह से आपकी बनती है बेटा? हम जैसे कहेंगे कि जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या है, लोअर एनर्जी लेवल पे होता है। अगर हम यहाँ पे एनर्जी देगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपकी जो रिएक्टेंट होता है दे आर एट लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर absorbing the thermal energy from the surrounding, तो उनका एनर्जी लेवल जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस केस में फिर आपके पास चेंज इन एंथैल्पी है, उसका एरो भी कैसे बनेगा, अपवर्ड। ठीक है, और आपके पास ये होगी क्या बेटा, इट इज नॉट पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे एग्जांपल दे देते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की बेटा जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो की जाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ना कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी जो थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब की है फ्रॉम द सराउंडिंग और फिर वो ब्रेक डाउन हुई। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें अगर तुम्हारे पास एंथैल्पी चेंज की गिवन होगी तो हमेशा पॉजिटिव में गिवन होगी। चेंज इन एंथैल्पी क्या है, इट इज बेसिकली द डिफरेंस इन चेंज इन एंथैल्पी को अपने और डिटेल में अंदर अभी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है ना, अभी सिर्फ हम इंडेक्स जो पढ़ रहे हैं तो बस हम उसी तक हम में कंफाइन रखना होगा। क्लियर है? सही। दूसरी बात बेटा, कुछ आपके फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं एंडो और एक्सो, और कुछ आपके रिएक्शंस होते हैं। अब कुछ चीजें ना जो जनरली आपको पता होनी चाहिए, जैसे फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर हम देखते हैं कि एंडो कौन सा होगा और एक्सो कौन सा होगा। सबसे पहले कुछ फिजिकल प्रोसेसेस में आ जाते हैं। ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि फिजिकल प्रोसेसेस जो बच्चों को ना खुद ही, मतलब वो एग्जामिनर ये समझता है कि बच्चे को इस चीज का खुद से आइडिया होना चाहिए। अगर वो कहीं नहीं लिख रहा है कि एंडो एक्सो है तो बच्चा खुद जो है उसको समझ जाए कि एंडो एक्सो है। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोसेस और रिएक्शन क्यों कह रही हूँ, फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फिजिकल चेंज होता है। राइट, तो अगर वो एंडोथर्मिक है आपके पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो आपको कौन सा देखेंगे बेटा, जैसे आपने बॉइलिंग और मेल्टिंग पढ़ी होगी। ठीक है, अब आप उसमें बताएंगे किस पे थर्मल एनर्जी रिलीज होती है टू द सराउंडिंग, क्योंकि फिजिकल चेंज है ना, जो आपकी मेल्टिंग हो रही है वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इस केस में जो मेल्टिंग है तो आपका एक्सो होगा या एंडो होगा, बता सकते हो? एक्सो। एक्सो क्यों होगा? एनर्जी रिलीज हो रही है तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। मेल्टिंग के अंदर क्यों, क्योंकि आपके पास नहीं, देखो ना, मेल्टिंग मेल्टिंग जब होती है तो तुम क्या करते हो उसके अंदर, मेल्टिंग तब होती है जब तुम थर्मल एनर्जी उनको सप्लाई करते हो ना। हाँ। पार्टिकल्स को थर्मल एनर्जी, पार्टिकल थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। हाँ। एक्सो तो नहीं होगा ना, एंडो हो जाएगा ना। भाई एंडोथर्मिक में जो आपके सब्सटेंस है वो थर्मल एनर्जी क्या कर रहा होता है, एब्सॉर्ब कर रहा होता है ना फ्रॉम द सराउंडिंग।
एंडोथर्मिक में अगर मैं तुमसे कह रही हूँ मेल्टिंग को, तुम बताओ कि मेल्टिंग जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक फिजिकल चेंज है, कौन सा है? तो इसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं फिक्स पोजीशन पे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, मेल्टिंग आप करा रहे होते हैं तो आपको हीट कर रहे होते हैं, यानी यू आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी को पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग। अब वो सराउंडिंग में आप कैसे भी दे रहे हो, उसको थर्मल एनर्जी फ्लेम के थ्रू दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर पे दे रहे हैं, किसी के थ्रू भी आप दे रहे हो, उसको थर्मल एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एंडो हो गया ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सही है, नहीं समझ में आया? सही है। तो मेल्टिंग क्या हो गया, एंडोथर्मिक। इसकी जगह फ्रीजिंग जिसका अपोजिट होता है, वो कौन सा प्रोसेस हो गया? छोटी छोटी चीजें कभी कभार एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप बता दें। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में देखो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं, कैसे आ रहे होते हैं, बाय रिलीजिंग देयर थर्मल एनर्जी टू द सराउंडिंग। ऐसे ही होता है ना, अपनी रिलीज कर रहे हैं थर्मल एनर्जी को सराउंडिंग में और फिर वो अपनी फिक्स पोजीशन पे आके सेटल हो रहे हैं, यानी उनकी जो एनर्जी होती है वो खुद इटसेल्फ डिक्रीज हो रही होती है। सही, कैसे डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी को सही रिलीज है। करते हैं टू द सराउंडिंग। तो इसीलिए ये जो आपके पास फ्रीजिंग होगा ना, वो क्या कौन सा प्रोसेस होगा आपका, एक्सोथर्मिक। क्योंकि दे आर गिविंग आउट देयर एनर्जी, थर्मल। सेकंड में जैसे बॉइलिंग है, बॉइलिंग में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एब्सॉर्बिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जिसकी वजह से देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। तो बॉइलिंग हो गया, उनकी एनर्जी जो होती है वो दे आर एब्सॉर्बिंग। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन में दे आर गिविंग आउट थर्मल टू द सराउंडिंग। इसी तरीके से आपके पास फोर्स, क्योंकि एवापोरेशन का अपोजिट है, एवापोरेशन और बॉइलिंग आपके पास दोनों एक ही उसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर एक और आ जाएगा बेटा आपका डिसॉल्विंग सही ऑफ है। फ्यू सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स की जो डिसॉल्विंग होती है ना, वो एंडो होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिसॉल्विंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड की सॉल्ट, कुछ जो फ्यू सॉल्ट होता है जो डिसॉल्विंग होती है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करे, क्योंकि रिएक्शन मिक्सर का और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो थर्मल एनर्जी दे आर एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है ना। इसीलिए कौन सा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, डिसॉल्विंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और भी है, कौन से, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट, याद है हाइड्रस सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट। जिसमें वाटर के जो होते हैं। जिसमें वाटर को क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर हाँ, क्रिस्टलाइजेशन यानी अलग से उसमें वाटर मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर में अटैच होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो वहां पर उस केस के अंदर बेटा अगर आपके पास आप कंसिडर करना चाहें तो जो आपके फ्यू क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं, जैसे आपके पास एक्सोथर्मिक में, आप एंडोथर्मिक में आप ले सकते हैं कॉपर सल्फेट, जैसे डिसॉल्विंग ऑफ, डिसॉल्विंग होने बल्कि हीटिंग ऑफ, ठीक है। अब इसकी जब आप हीटिंग कर रहे हैं तो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या रहा है बेटा, ये हाइड्रस से एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसके जो वाटर कंटेंट है इससे रिमूव हो जाएगा, तो हाइड्रस से किसमें चेंज हो जाएगा, एनहाइड्रस में, सही है। इसी तरीके से इसका जो उल्टा है, अपोजिट, सही है। अपोजिट यानी अगर आप इसमें वाटर को ऐड करें, अगर आप एडिंग ऑफ वाटर करेंगे, एडिंग ऑफ वाटर टू एनहाइड्रस सॉल्ट्स, ठीक है ना, ये एक्सोथर्मिक, सही है। जैसे आपके पास
कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के जो व्हाइट सॉलिड है आपके पास, उसके अंदर आप इसको ऐड करना वाटर। तो वाटर को ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स जब वो अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेगा तो इट रिलीजेस थर्मल एनर्जी टू द सराउंडिंग। सही है। इसी तरीके से जो हाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसमें जो वाटर कंटेंट को रिमूव करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, तो दे आर एब्सॉर्बिंग, तो एंडोथर्मिक। ठीक है। और जब आप एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वहां पे थर्मल एनर्जी रिलीज होगी टू द सराउंडिंग। ये चीज क्लियर होगी? सही। अच्छा, जो लास्ट वाली एग्जांपल दी है ना मैंने, ये लास्ट वाली एग्जांपल बेटा तुम्हारा केमिकल चेंज की है, फिजिकल के साथ केमिकल। फिजिकल चेंजेस में क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है। अगर आप फिजिकली देखें ना, इसमें कलर चेंज हो रहा है, यानी हाइड्रस से एनहाइड्रस, यानी ये ब्लू से किसमें चेंज हो जाएगा, व्हाइट सॉलिड। ये फिजिकल चेंज है इसमें। ठीक है। और इसी तरीके से ये व्हाइट होगा तो व्हाइट से किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। इसी की वजह से आप वाटर कंटेंट को डिटेक्ट करते हैं, तो आप प्रेजेंस ऑफ वाटर को चेक करते हैं इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है ना। लेकिन इसी तरीके से जो केमिकल चेंज है, अब जैसे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये चीज ना केमिकल रिएक्शंस में भी आ जाती है। इसी वजह से मैं शुरू करती हूँ केमिकल रिएक्शन में। तो अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या हो रहा है केमिकल, कि तुम्हारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O था। ठीक है। तुमने इसको हीट किया, हीट करने से किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फेट और H2O। यानी आप देखो तुम केमिकली भी आपके पास इसमें से वाटर कंटेंट अलग हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये पहले क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, अभी किसमें हो गया, ये अमॉर्फस में पाउडर की फॉर्म में हो गया, और फिजिकल चेंज हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, दोनों चीजें हो रही है इसमें। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक वाला जो इसी की एग्जांपल में देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, तो ये जो कॉपर सल्फेट है जो एनहाइड्रस है आपके पास, इसके अंदर जब आप वाटर को ऐड करेंगे 5 वाटर कंटेंट हासिल होगा, ये 5%। ठीक है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ले लेगा, यानी इसकी केमिकल फॉर्म भी चेंज हो रही है और फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो रही है। फिजिकल फॉर्म की वजह से हम इसको टेस्ट में यूज करते हैं, टेस्ट वाटर टेस्ट में, प्रेजेंस ऑफ वाटर को टेस्ट करने, और केमिकली भी ये चेंज हो रहा है। तो इसमें दोनों चीज है, केमिकल चेंज भी और फिजिकल चेंज। इसी तरीके से जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि ये हो गया, इसमें एक पहला हमने ये देख लिया केमिकल रिएक्शंस को। दूसरा बेटा ऐसे अगर आप इसमें देखना चाहें जो एक्सोथर्मिक है उसमें तुम्हारे पास कंबशन रिएक्शन आ जाता है। ठीक है। कंबशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, जैसे कि हमने एग्जांपल ऊपर दे दी थी मीथेन। ठीक है। इसी तरह जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन किसी की भी हो, थर्मल डिकम्पोजिशन की भी मैंने भी ऊपर एग्जांपल दी थी कैल्शियम कार्बोनेट वाली। ठीक है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एंडोथर्मिक, जिससे जो थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होती है, और केमिकल चेंज है, इससे केमिकल पूरी केमिकल इक्वेशंस मौजूद है। ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कंबशन के अंदर आपका मीथेन ऑक्सीजन के साथ तीसरी हम ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है आपका बेटा, केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिस्पायरेशन की वजह से आपको एनर्जी मिलती है, और ये भी केमिकल चेंज है, रिस्पायरेशन की पूरी केमिकल इक्वेशन है। और दूसरा है हमारे पास बेटा कौन सा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा चेंज है आपका, एंडोथर्मिक। सही है। उसमें आपके प्लांट्स थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सन से, और फिर वो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का अपना फूड बनाते हैं।